एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आज हम पुरी में करने वाले हैं साइट सीइंग। इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, गोल्डन बीच हम गए और साथ ही पुरी बीच से हमने की बहुत सारी शॉपिंग। और इसी के साथ आज हम सुबह सुबह रेडी होकर तैयार होकर निकल चुके हैं और हमने होटल से कर ली है चेकआउट। आज हम करने वाले हैं साइट सीइंग। और यहाँ पे हम जैसे ही बाहर आए हमने देखा बहुत सारे बंदरों ने आतंक मचा रखा है। खैर, पुरी में तो आपको बंदर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम सुबह सुबह निकल चुके हैं अपनी साइट सीइंग के लिए और आज हम जाने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग जगह। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो भी आपके फ़ीडबैक्स होते हैं मुझे कमेंट्स में आप अपने फ़ीडबैक ज़रूर से शेयर करिए। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने पहले लोकेशन पे, जो कि हम जाने वाले हैं सैन आर्ट म्यूज़ियम। सुबह के 8 बज रहे थे। मैंने इतनी भीड़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पे सारे टूरिस्ट एक मेजर अट्रैक्शन के तौर पे इसे देखा जाता है और एक बार तो टूरिस्ट यहाँ ज़रूर से आती हैं। तो हम भी यहाँ पे पहुँच गए थे और हमने ले ली है टिकट, जो कि हमें पड़ा 30 रुपीज़ पर पर्सन। और ये पुरी रेलवे स्टेशन से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर है। ये म्यूज़ियम बहुत ही रिसेंट बना हुआ म्यूज़ियम है, इसलिए आपको यहाँ पे सब कुछ बहुत ही टेम्पररी बिल्ड दिखेगा, क्योंकि ये इनॉग्रेट हुआ था 2018। और इसी के साथ यहाँ पे आपको सबसे पहले एंट्री करते ही सुदान प्रधान, जिन्होंने ये म्यूज़ियम को बनाया है, उनके सारे काम आपको देखने को मिलेंगे और उनको इन्होंने सम्मानित किया था, वो सारे उन्होंने तस्वीरें यहाँ लगा रखी थी। इसी के साथ आप यहाँ पे देखेंगे 3D सैन आर्ट मॉडल्स, जो कि बहुत सारे अलग अलग थीम्स और स्टाइल में बनाए गए हैं। कहा जाता है कि इस म्यूज़ियम को बनाने में 2000 ट्रक बालू की ज़रूरत पड़ी और ये सारे मॉडल्स जो भी इस म्यूज़ियम में बनाए गए हैं वो सिर्फ बालू, पानी और थोड़े से गम से बनाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो 20 फीट 22 फीट लंबी है और अपने आप में ये ओवरऑल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं सैन आर्टिस्ट को। यहाँ पे इनके कोर्सेज़ डिफरेंट कोर्सेज़ भी रन होते हैं और ये एक स्पेशल अट्रैक्शन भी माना जाता है, जो कि उड़ीसा में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में पहली बार ऐसा कोई म्यूज़ियम बना है जो कि पूरा सैन आर्ट पे बेस्ड है। ये जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा हम देख रहे हैं, ये 20 फीट लंबी बुद्धा की प्रतिमा है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बालू से बनाए गए हैं। इसी के साथ ये कोणार्क टेम्पल की रेप्लिका है, जो कि 22 फीट लंबी है। ऐसे ही आपको बहुत सारे 3D सैन आर्ट मॉडल्स देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस भी होती है सैन एनिमेशन की, जो आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, बट उसकी एक टाइमिंग अलग है। फ़िलहाल हम मॉर्निंग में आए हैं तो मॉर्निंग में लाइव परफॉर्मेंस नहीं हो रही। ये जितने भी सैन आर्ट मॉडल्स हम देख रहे थे ये सिर्फ 3 चीज़ों से बनी हुई है। ये मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बालू, पानी और थोड़े से ग्लू का यूज़ हुआ है, क्योंकि अपने आप में बालू को इस तरीके से शेप करके एक मॉडल के तौर पे बनाना मुझे तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं लग रही थी। हालांकि मैंने इनके काम पहले देखे हुए हैं, लेकिन म्यूज़ियम का मुझे पता नहीं था। पर जब मैं म्यूज़ियम में अपने आँखों के सामने में देखी हूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने ये सैन आर्ट यूजुअली सिर्फ टीवीज़ वगैरह या मोबाइल में ही देखे हैं, बट रियल में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत है। आप सबको ज़रूर से जाना चाहिए। गणेश जी की तो प्रतिमा इतनी प्यारी लग रही थी, आप अगर सामने से देखते तो आपको और भी अच्छा लगता। कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है ये पता नहीं मुझे, लेकिन मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं आपको जितना हो सके उतनी चीज़ें आपको दिखा पाऊँ।
सारे 3D सैन आर्ट मॉडल्स में एक चुन पाना पसंदीदा बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए मैंने इतना सोचा ही नहीं। मैंने सिर्फ देखा, एंजॉय किया और इसी के साथ हमें लग चुकी थी भूख, तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट कर लिया जाए और हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लिया। और अगर हम साउथ में आए हैं तो साउथ का ब्रेकफास्ट करना तो बनता है। फिर हम यहाँ पे करने लग गए ब्रेकफास्ट। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, ऐसी गर्मी मैं पहले झेल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो गर्मी है ना वो बहुत ही ह्यूमिड वाली गर्मी है जिसमें पसीना और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। फ़िलहाल के लिए तो ब्रेकफास्ट हो गई है, बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम था और साथ ही ब्रेकफास्ट भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। डिड यू एंजॉयड योर ब्रेकफास्ट? अब हम चलते हैं अपनी कैब की तरफ और नेक्स्ट डेस्टिनेशन चलते हैं। बहुत ही गर्मी है और यहाँ पे शॉर्ट कपड़े वगैरह इतना मैंने देखा नहीं, इसलिए कंफर्टेबल भी नहीं लगा पहनने के लिए, इसलिए मैंने भी यहाँ पे फुल कैब है हमारी। चलते हैं। अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी लोकेशन के लिए, लेकिन उससे पहले जो ये रास्ते हैं इतने ज़्यादा ग्रीनरी के बीच से अपने आप में इतनी शांति थी यहाँ पे कि यहाँ पे भी आप आराम से रुक के 1-2 घंटा पेड़ की छाँव ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि ये एक जंगली सफारी एरिया है, तो यहाँ पे रुकना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि दिन में तो यहाँ गाड़ियाँ चलती है, रात में ये पूरा सन्नाटा रहता है। और इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं रामचंडी टेम्पल, और ये जो आपको आगे बीच वाला एरिया दिख रहा है ये है रामचंडी बीच, और यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं, इसके अपने अलग चार्जेस हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। और ये जो मंदिर है एक शक्तिपीठ मंदिर है उड़ीसा की, बहुत ही फेमस, और ये पूरी रेलवे स्टेशन से करीब 25 किलोमीटर दूर है। ये जो पानी आप देख रहे हैं बोटिंग के लिए, ये कसाभद्रा रिवर की है, और साथ ही बे ऑफ बंगाल की पानी भी यहाँ पे मिल जाती है। और इसी के साथ ये बोटिंग का एक बहुत ही अच्छा एरिया माना जाता है, बहुत ही शांति है यहाँ पे, और बहुत ही कम लोग यहाँ बोटिंग करते हैं। यूजुअली शाम के टाइम ही आपको ज़्यादा यहाँ बोटिंग पे लोग दिखेंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसके इस तरफ कुछ ऐसा है और इसके दूसरी तरफ बीच का पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, पूरा समुंदर का आवाज़ कितना अच्छा लग रहा है, पूरा ऐसा लग रहा है लहरें चल रही है। दोपहर का टाइम था, इतनी कड़क धूप थी, लेकिन फिर भी गर्मी का एहसास बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, क्योंकि इतनी अच्छी हवा चल रही थी। बहुत टाइम मैंने यहाँ पे कुछ मिनट बिताए और बहुत ही अच्छा लगा अपने आप में। जो ये ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी इतनी धूप में एक राहत देने का काम कर रही थी। यहाँ पे मैंने बहुत सारे रील्स बनाए, वीडियो शूट करे, जो मैं पोस्ट करने वाली हूँ अपनी इंस्टाग्राम चैनल पे, जो है लीना लाइफ ऑफिशियल। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं यहाँ पे अब चलूँगी मंदिर के और हम करेंगे अब माता जी के दर्शन। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं कैमरा लेकर बिल्कुल नहीं जाऊँगी। मंदिर को लेके बहुत लोग बहुत अलग अलग ओपिनियंस रखते हैं। मंदिर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत लोग ये कहते हैं कि ये जो मंदिर है ये माया देवी का मंदिर है, जो सूर्य देव की पत्नी है उनका मंदिर है ये। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि रामचंडी माता जो है दुर्गा माता की एक अवतार है। और कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे कोणार्क देवता का वास होता है, इसीलिए ये मंदिर कोणार्क से जस्ट 5 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे कोणार्क के देवता वास करते हैं। खैर हकीकत का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने दर्शन किए और बहुत अच्छे दर्शन हो गए। इसी के साथ हमें अब निकलने का टाइम हो चुका था। अब हम निकल रहे हैं और यहाँ पे हम पीने वाले हैं सोडा, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है और प्यास भी जो पानी से तो बुझ नहीं रहे, तो हमने सोचा थोड़ा सोडा ही पी लेते हैं।
और इसी के साथ अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट लोकेशन की ओर, जो कि बहुत ही ख़ास है, बहुत ही फेमस जगह है और आप सब ने देखा है 10 रुपये के नोट में, जो कि है सूर्य देव का मंदिर, जो कि है कोणार्क मंदिर। कहाँ है हमारी गाड़ी? अच्छा क्यों, मैं इधर ही बैठी। रामचंडी टेम्पल के जस्ट 5 किलोमीटर बाद हम पहुंच चुके हैं कोणार्क टेम्पल, और ज़्यादा दूर नहीं थी बिल्कुल भी, और यहाँ हम पलक झपकते पहुंच गए। और इसके बाद हमें पूरा ये लेन चल के जाना था, और तब तक धूप भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो हम आराम आराम से चल के जा रहे थे। इसी के साथ मैं आपको बताऊँ, कोणार्क टेम्पल जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि 1984 में डिक्लेयर की गई थी। ये टेम्पल स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है सूर्य देव को, और यहाँ पे इस मंदिर के दीवारों पे बहुत जगह स्कल्पचर कार्विंग्स की गई है, जहाँ पे बहुत सारे रॉयल हंट और मिलिट्री सीन्स भी दिखाए गए हैं। कोणार्क टेम्पल के बाहर बहुत बड़ी मार्केट है, आप चाहे तो कुछ भी सोविनियर्स ख़रीद सकते हैं यहाँ से, कुछ भी स्टैचूज़, कारपेट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। पर रेट्स मुझे थोड़े से हाई लगे, क्योंकि ये टूरिज़्म साइट है, तो यहाँ पे जनरली आपको सारी चीज़ें थोड़ी सी महंगी दिख सकती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही शॉपिंग करिएगा। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें जो यहाँ मार्केट में मिल रही है वो आपको बाकी मेन पूरी मार्केट में भी मिलेगी काफ़ी रीजनेबल रेट्स में। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आपको मंदिर के बारे में अगर बताऊं कि ये कब बिल्ड हुआ था, तो इसे नरसिम्हा फर्स्ट ने बनाया था, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के राजा थे, जिन्होंने 1250 में मंदिर को बनाया था। और इसी के साथ पहले के टाइम पे इस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि यूरोपियंस जब नेविगेट करके कलकत्ता की तरफ बढ़ते थे, तो उनके लिए एक लैंडमार्क हुआ करता था ये मंदिर। इसकी जो काली रंग है वो यूरोपियन नेविगेटर्स को ये एक लैंडमार्क के तौर पे दिखता था, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया ब्लैक पगोड़ा, और उनको ये दिखते ही पता चल जाता था कि हम भारत पहुंचने वाले हैं और कलकत्ता दूर नहीं। कोणार्क टेम्पल के अंदर फ़िलहाल जाना अभी अलाउड नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारा रिनोवेशन का काम चल रहा है 2022 से। कहा जाता है कि 19वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इस टेम्पल को डैमेज हो गई थी, जिस कारण से इसके अंदर सैंड और स्टोन भरना पड़ गया ताकि ये टेम्पल कोलैप्स ना करे। थोड़ा सा रिस्की होने के कारण विज़िटर्स को अंदर जाना अलाउ नहीं किया गया, लेकिन फिर भी आपको यहाँ के जो टूरिस्ट गाइड है आपको बताते हैं कि यहाँ पे मेन श्राइन है, इसके अंदर एक एंट्रेंस है और साथ में प्रेयर हॉल भी है, जो कि इस तरीके से बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण आपको उस मंदिर के देवता पे ही दिखेगी। इसके साथ मैं यहाँ पे 10 रुपये के नोट को और इस चक्र को कंपेयर करी थी, जो कि 12 व्हील कहा जाता है। सूर्य देव का एक तरीके का रथ को सिंबलाइज किया गया है, और टोटल इसमें आगे की तरफ अगर हम देखेंगे तो 7 घोड़े हैं, एक तरफ 4 घोड़े, एक तरफ 3, इस तरीके से इसे पूरी तरीके से बनाया गया है। और इस मंदिर में टोटल 4 एंट्रेंस है, हर एक डायरेक्शन में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ रिस्टोरेशन का काम चल ही रहा था, इसीलिए एंट्री अभी अलाउड नहीं की गई है, हर जगह अभी बंद करी हुई है एंट्री। अब इसके साथ अगर मैं आपको इसके मंदिर की डिटेल्स में बताऊं, तो बहुत ज़्यादा कार्विंग्स की गई थी, कुछ इरोटिक्स कार्विंग्स भी की गई थी, कुछ हंटिंग, कुछ वाइल्ड लाइफ की कार्विंग्स की गई है, जो कि अपने आप में सामने से देखने पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बहुत ही इनोवेटिव कार्विंग थी, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। कोणार्क टेम्पल घूमने के बाद अब वक्त हो चुका है हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने का, जो थी चंद्रभागा बीच।
अपने आप में इस बीच की बहुत ही अच्छी कहानी है, आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि चंद्रभागा बीच पे माघ महीने में पूर्णिमा के दिन में यहाँ पे लोग डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है सूर्य देव की पूजा होती है और इसकी सूर्य देव से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी कहानी है, आप ज़रूर से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। मैं यहाँ पे आपको शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ने के बाद मुझे बताएं आपके एक्सपीरियंस मेरे कमेंट सेक्शन में कि आपने वो कहानी पढ़ी या नहीं, और अगर आपने पढ़ी तो आपको कैसी लगी। ये पानी की ख़ास बात ये है कि एक नेचुरल लेप्रोसी को क्योर करता है। लेप्रोसी एक बीमारी है जिसे हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं। कुष्ठ रोग वाले व्यक्ति जो भी है यहाँ पे अगर नहाते हैं इसके पानी में तो ऐसे गुण होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिससे ये बीमारी ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है, जिसकी वजह से बहुत लोग इस पानी को बहुत ही ज़्यादा पवित्र भी मानते हैं। मैंने भी यहाँ पे कुछ वक्त बिताया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि ये कोणार्क टेम्पल से बस 3 किलोमीटर की दूरी पे है और ये कोणार्क टेम्पल का पहला बीच है जिसे ब्लू फ्लैग मिला है और बहुत ही सुंदर साफ़ सुथरी बीच है। आप ज़रूर से जब भी आप पुरी जाए इस बीच में ज़रूर से जाइएगा, क्योंकि ये जनरली क्राउडेड नहीं होती है, भीड़ भाड़ आपको नहीं मिलेगी और आपको बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पे। अब हमारी पूरी साइट सीइंग हो चुकी है कंप्लीट, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन, और मिलूँगी बहुत जल्द नए वीडियोज़ के साथ।